Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hello guys, I'm Dr. Asad Abbas from International Medical University, Kyrgyzstan. तो गाइस आज हम डिस्कस जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो हर लिहाज से बहुत अहमियत का हामिल है। ये है नर्व सप्लाई ऑफ द हार्ट। ये इसकी अहमियत क्यों है? देखिए, जो भी हमारे जिस्म में, हमारे बॉडी में जितने भी सिस्टम हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, उनको जो कंट्रोल कर रहा है, जो उनका हेड है, जिसने उनको मॉडिफाई करना होता है, जिसने उनको इनिशिएट करना होता है, वो सारा इसी के कंट्रोल में होता है। तो पिछले लेक्चर में हमने एनाटॉमी ऑफ द हार्ट के बारे में पढ़ा, उसके बाद उसकी ब्लड सप्लाई के बारे में पढ़ा। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है नर्व सप्लाई ऑफ द हार्ट। तो मैंने नर्व सप्लाई ऑफ द हार्ट को समझने के लिए इसको पॉइंट में डिवाइड कर दिया है ताकि आपको याद रखने में भी आसानी हो, आपको पढ़ने में भी आसानी हो। तो वो कौन कौन से पॉइंट हैं? वो मेन पॉइंट्स तकरीबन 5 बनते हैं। पहला पॉइंट जो है वो है इसके टारगेट्स, नंबर 2 इसके सोर्सेज, नंबर 3 पॉइंट कैसे ये सप्लाई की जाती है, कैसे ये डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, हार्ट के पार्ट्स जो जिस पार्ट्स पर इसको जाना है वहां तक ये कैसे पहुंचती है। और चौथा पॉइंट जो है वो है कार्डिक फ्लेक्सिस। कार्डिक फ्लेक्सिस क्या चीज होती है, कार्डिक फ्लेक्सिस कौन से होते हैं, ठीक है। पांचवा पॉइंट जो है वो है इसके कंपोनेंट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो सबसे पहले हम इन पॉइंट्स के हिसाब से चलते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो और आपको याद रखने में आसानी हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसके टारगेट्स के बारे में कि इसके टारगेट्स कौन कौन से हैं। जब हम टारगेट्स की बात करते हैं कि जिन जिन पार्ट्स को हमने नर्व सप्लाई करनी है वो कौन कौन से हैं, सबसे पहले नंबर पर जो आता है वो होता है कार्डियक मसल्स। नंबर 2 पर आती हैं कोरोनरी आर्टरीज, ठीक है। और तीसरे नंबर पर आता है कंडक्टिंग सिस्टम। ये 3 हमारे टारगेट्स हैं जहां तक हमने नर्व्स को सप्लाई करवाना है। कैसे करवाना है वो हम आगे डिस्कस करते हैं। पहले हम इन टारगेट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। जब हम टारगेट्स के बारे में पढ़ रहे थे तो आपने एक चीज जो देखी वो था कंडक्टिंग सिस्टम। यहां पर एक चीज मुख्तलिफ है, नर्व सप्लाई तो हो रही है कंडक्टिंग सिस्टम को, लेकिन ये जो नर्व सप्लाई या कंडक्टिंग सिस्टम तक आ रही है वो इसको इनिशिएट नहीं करती। इसका कंसर्न जो होता है वो इसकी इनिशिएशन के साथ नहीं होता, बल्कि ये उसको मॉडिफाई करती है, सिर्फ कंट्रोल करती है। बनना उसने खुद ही है, ठीक है, इनिशिएट उसने खुद होना है, लेकिन जब एक मर्तबा वो चल जाएगा उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए, उसकी स्पीड को कम करने के लिए, उसके रिलैक्सेशन के लिए, उसकी कॉन्ट्रैक्शन के लिए वहां पर फिर नर्व्स आती हैं। इसका कंसर्न इनिशिएशन के साथ नहीं होगा, नॉट कंसर्न विद इनिशिएशन। लेकिन कंसर्न किसके साथ होगा? वो सिर्फ होगा मॉडिफिकेशन के लिए या इसको कंट्रोल करने के लिए। ये एक पॉइंट जो था, जो सबसे इंपॉर्टेंट था, वो कंडक्टिंग सिस्टम में जो एसए नोड और एवी नोड थे, ये थे इनको, ठीक है। इसका कंसर्न इनके इनिशिएशन के साथ नहीं है, बल्कि इसको या तो मॉडिफाई करेंगे या तो फिर इनको कंट्रोल करेंगे। कैसे कंट्रोल करना है कि जब कभी बीपी बढ़ जाएगा या बीपी कम हो जाएगा तो उसको मेंटेन कैसे करना है, उसको नॉर्मलाइज कैसे करना है, वहां पर इन नर्व्स का रोल होगा। तो ये तो थे हमारे टारगेट्स जिनको हमने नर्व सप्लाई करवानी है, ठीक है। उसके बाद जो अगला पॉइंट था, हमारा दूसरा पॉइंट था, वो सोर्सेज है।
ठीक है, पहले टारगेट्स का तो हमें पता चल गया कि फला फला हार्ट के पार्ट तक हमने नर्व्स को सप्लाई करवाना है। ठीक है, नर्व सप्लाई तो करवानी है, लेकिन कहां से आएंगी वो नर्व्स, वो कौन से सोर्सेज होंगे जो नर्व्स को उस हार्ट के पार्ट तक पहुंचाएंगे। तो उन सोर्सेज के बारे में हम यहां पर डिस्कस करते हैं। अगला पॉइंट जो हमने डिस्कस करना है वो इसके सोर्सेज हैं, कि ये जो नर्व्स आएंगी ये किन सोर्सेज से आएंगी, कौन से वो पार्ट है हमारी बॉडी के जो इन नर्व्स को इनिशिएट करेंगे, वहां से ओरिजिन करेंगे और उस हार्ट तक पहुंचाएंगे। तो जब हमने इसके सोर्सेज के बारे में देखा तो हमें पता चला कि इसके जो हार्ट की सप्लाई के सोर्सेज हैं वो मेन दो सोर्सेज हैं। एक जो सोर्स है, दो सोर्सेज कौन कौन से, पहला था सिंपैथेटिक सोर्स, सिंपैथेटिक सोर्स, दूसरा था पैरासिम्पैथेटिक सोर्स, पैरासिम्पैथेटिक सोर्स। ठीक है, ये दो सोर्स हैं जिन्होंने नर्व्स को सप्लाई करना है। अब इन सोर्सेज के बारे में एक चीज आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये दोनों एक दूसरे के एंटी हैं। ये जो पैरासिम्पैथेटिक सोर्स है ये आता है एक्चुअली वेगस नर्व से। ठीक है, इसका काम क्या होता है, किसी चीज को इनहिबिट करना। अगर सपोज दैट किसी जगह पर इनिशिएशन हो चुकी है, स्टिमुलेशन हो चुकी है, उसको रोकना, उसको कम करने के लिए ये पैरासिम्पैथेटिक सोर्स एक्टिवेट होता है। लेकिन सिंपैथेटिक सोर्स का क्या काम होता है, ये किसी चीज को स्टिमुलेट करता है, बढ़ाता है। अब इसकी मिसाल कैसे लेंगे, सपोज दैट जब कभी भी कार्डिक आउटपुट बढ़ जाता है, कार्डिक आउटपुट बढ़ जाता है, बढ़ने से क्या होगा, हमारा हार्ट रेट बढ़ जाएगा, हमारा बीपी बढ़ जाएगा। ठीक है, अब इस बीपी को नॉर्मलाइज करने के लिए ये पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स जो होती हैं ये इनिशिएट होती हैं। इनका काम क्या होगा, वो क्या करती हैं, इनको स्टिमुलेट, इनकी जो स्टिमुलेशन है इनको इनहिबिट कर देंगी। इनहिबिशन के से क्या होगा, कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगी, उसके साथ हार्ट रेट कम हो जाएगा, उसके साथ अब आपका बीपी कम हो जाएगा। ये तो थे उसके दो सोर्सेज। ठीक है, अब इन दो सोर्सेज के बारे में हम बात करते हैं कि जो सिंपैथेटिक सोर्स है और पैरासिम्पैथेटिक सोर्स है, इनमें कौन कौन सी नर्व्स मौजूद है। जब हमने पैरासिम्पैथेटिक के बारे में पढ़ा तो हमें पता चला कि पैरासिम्पैथेटिक में दो किस्म के मौजूद नर्व सिस्टम मौजूद हैं। एक होता है सर्वाइकल पार्ट ऑफ सिंपैथेटिक चेन, सिंपैथेटिक चेन, और जो दूसरा इसका सोर्स है वो है थोरैसिक सोर्स। ठीक है, थोरैसिक पार्ट ऑफ सिंपैथेटिक चेन। ठीक हो गया। अब जब हम पैरासिम्पैथेटिक की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि इसके जो इसके नर्व्स हैं, जो इसकी नर्व सप्लाई है वो होती है किसके थ्रू, वेगस नर्व से, वेगस नर्व से। अब वेगस नर्व दो किस्म की होती हैं, एक होती है राइट वेगस नर्व, एक होती है लेफ्ट वेगस नर्व। ठीक है, तो ये है वेगस नर्व्स। वेगस नर्व के आगे मजीद तीन पार्ट्स होते हैं, एक होता है सुपीरियर, एक होता है मिडल, एक होता है इंफीरियर, इंफीरियर। अब जो ये मिडल पार्ट है इसको कहते हैं लेरेंजियल, रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। ठीक हो गया, ये तो थे इसके सोर्सेज, ये सोर्स थे जिनके जरिए नर्व्स को सप्लाई करना था। ठीक है, जब हम इसके सोर्स के बारे में बात करते हैं तो हमें एक जो सवाल जो अक्सर पेपर्स में हमसे पूछा जाता था वो सवाल इन्हीं सोर्सेज के बारे में है। ठीक है, वो सोर्स के बारे में सवाल क्या है वो मैं आपको अभी यहाँ पर बताता हूँ। ठीक है, सवाल ये हुआ, सवाल जो पेपर में आया वो क्या था, सवाल ये आया कि जो हार्ट है हमारा वो हमारे लंग्स के मेडिस्टर्नम में मौजूद होता है। ठीक है, लेकिन ये जो नर्व्स आ रही हैं
सर्वाइकल जो हमने पढ़ी, और थोरेसिक नर्व ये कौन से पार्ट से आ रही है? ये नेक रीजन से आ रही थी। जो एग्जामिनर था उसने एक सवाल किया बच्चे से कि मुझे ये बताओ कि ये जो हार्ट हमारा मौजूद है थोरेसिक रीजन में, ठीक है, लंग्स के दरमियान, क्यों ना वो जो नर्व्स थी वो इस हमारे लंबर रीजन से क्यों नहीं आई, वो नेक रीजन से क्यों आई? हालांकि वो फासला ज्यादा है, और अगर वो लंबर रीजन से आती तो उनको फासला कम पड़ना था, लेकिन वो सर्वाइकल रीजन से क्यों आई? तो उसका जवाब बच्चे ने बड़े इंटेलिजेंस के साथ, बड़े जहानत के साथ उसका जवाब ये दिया, कहता सर जो हार्ट है जो जब वो बनता है वो हमारे नेक रीजन में मौजूद होता है, ठीक है, नेक रीजन में उसकी डेवलपमेंट होती है। जब डेवलपमेंट हो रही थी तो उस वक्त हार्ट को ब्लड सप्लाई के लिए, अपने फंक्शंस के लिए नर्व्स की जरूरत थी। तो जब वो नेक रीजन में मौजूद था तो उसने नेक रीजन से ही अपनी नर्व्स ली। नेक रीजन में कौन सा? सर्वाइकल पार्ट आता और थोरेसिक पार्ट आता है। तो उस इस वजह से हार्ट को जो सप्लाई की गई थी वो सर्विकल और थोरेसिक थी। लेकिन जब हार्ट कंप्लीटली तौर पर डेवलप हो गया, डेवलप होने के बाद वो मूव कर गया किसमें? हमारे जो लंग्स का रीजन है जिसको हम मेडियस्टिनम कहते हैं, वहां पर मूव किया। तो मेडियस्टिनम में मूव किया तो नए सिरे से तो नर्व्स बनने को रही, लेकिन जो नर्व्स पहले उसको सप्लाई की गई थी वही नर्व्स मॉडिफाई होकर नीचे की तरफ मूव कर गई। तो ये था उसका जवाब, जवाब सुनकर एग्जामिनर बहुत इंप्रेस हुआ। ठीक है, इसके बाद हमारा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जिसको हमने डिस्कस करना है, तीसरा पॉइंट, कि ये कैसे, पहले तो हमें पता चल गया कि फलां टारगेट है, फलां जगह पर हमने जाना है और ये सोर्स है, इसके जरिए जाना है। अब सपोज मैं आपको एक नॉर्मल लाइफ से बताता हूं। हमने जाना है किसी जगह पर, लाइक हमने मीनार पाकिस्तान जाना है या हमने बादशाही मस्जिद जाना है। ये तो हमारा टारगेट था कि हमने इस जगह पर जाना है। और सोर्स क्या थे? हम मेट्रो स्टेशन पर जाते, मेट्रो स्टेशन या हम कोई जेंडेक्स वगैरह या उबर वगैरह करके जाते, ठीक है। लेकिन कैसे करते? एक सवाल ये भी था, तो कैसे टारगेट तक पहुंचना? कैसे? सोर्स का भी पता चल गया, टारगेट का भी पता चल गया, कैसे हमारे वो किन जरियों को इस्तेमाल करके, किन चीजों को इस्तेमाल करके हम उस टारगेट तक पहुंचेंगे, कि वो कौन कौन से थे। जब हम टारगेट्स के बाद हम बात करते हैं कि किस तरह वो उस टारगेट तक पहुंचेगी, तो हमें पता चला कि जो नर्व सप्लाई के टारगेट्स के बाद जो चीजें आती हैं वो तीन किस्म के फाइबर्स होते हैं। तीन किस्म के फाइबर्स होते हैं, मेन फाइबर्स। जो फाइबर्स इस पैगाम को, नर्व सप्लाई के पैगाम को अपने अंदर समेटेंगे और उसको टारगेट तक पहुंचाएंगे। वो फाइबर्स कौन कौन से हैं? पहला आता है पैरासिम्पैथेटिक फाइबर। दूसरा था सिंपैथेटिक फाइबर। तीसरे नंबर पर आया विसरल इफेरेंट फाइबर्स, ठीक है। लेकिन ये तीन सोर्सेस मतलब तरीके थे जिनको इस्तेमाल करके वो अपने टारगेट तक पहुंच सकता था। लेकिन इन तीन के साथ एक कुछ स्मॉल अमाउंट में स्मॉल गैंग्लियंस भी मौजूद होते हैं। स्मॉल गैंग्लियंस भी मौजूद होते हैं, ठीक है। जब हम इनके बारे में बात कर रहे थे तो हमें पता चला कि जो इफरेंट फाइबर्स थे इनको एक दूसरा नाम भी देते हैं, जो हमें कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है। इनको हम कौन सा नाम देते हैं? सेंसरी फाइबर्स, ठीक है। और अब हम बात करते हैं सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, इफरेंट फाइबर्स के बारे में। जब हम इनके बारे में पढ़ रहे थे तो हमें पता चला कि ये जो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स हैं ये होते हैं प्री गैंग्लियंस से मिलकर बने होते हैं। और जो सिंपैथेटिक फाइबर्स होते हैं ये होते हैं पोस्ट गैंग्लियंस से मिलकर बने होते हैं। और जो स्मॉल गैंग्लियंस के बारे में बात करते हैं, जब हम स्मॉल गैंग्लियंस के बारे में बात करते हैं तो हमसे ये सवाल पूछा जाता है कि ये जो स्मॉल गैंग्लियंस हैं ये पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स का पार्ट है, ये सिंपैथेटिक फाइबर्स का पार्ट है, ठीक है। तो हमने इसका जवाब दिया कि भाई ये तो पैरासिम्पैथेटिक का पार्ट है। मुझसे सवाल पूछा गया कि भाई ये पैरासिम्पैथेटिक का पार्ट क्यों है?
तो उसका जवाब देने के लिए हमने बताया कि ये ब्रेन स्टेम है, ठीक है। यहां पर एक न्यूक्लाई मौजूद होता है, 10th न्यूक्लाई। 10th न्यूक्लियाई से ये निकली वैगस नर्व, वैगस नर्व निकली। वैगस नर्व्स निकली तो ये निकलने के बाद ये जो फाइबर्स थे इस नर्व में, ये फाइबर थे प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स, ठीक है। यहां तक ये हार्ट तक पहुंचा। जब ये हार्ट तक पहुंचा तो इसका यहां पर रिले हुआ। रिले होने के बाद ये आगे जो ये फाइबर्स निकले ये थे पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स। तो यहां पर जब कभी भी कोई एक्सकीमिया होगा या कोई भी अबनॉर्मल इफेक्ट होगा तो यहां से कुछ गैंग्लियंस निकलते हैं, वो होते हैं स्मॉल गैंग्लियंस। तो इस वजह से हमने देखा कि ये तो वैगस नर्व्स की वजह से गैंग्लियंस निकल रहे हैं, इस वजह से हमने इस स्मॉल गैंग्लियन को पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स में, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में इंक्लूड किया। और ये जो सिंपैथेटिक थे वो थे पोस्ट गैंग्लियंस। इसके बाद आता है इफरेंट फाइबर्स। इसको हम सेपरेट एज अ सेपरेट पार्ट के तौर पर एंड पर, छठे पॉइंट के तौर पर यहां पर लिख लेते हैं। ये हम एंड पर इसके बारे में पढ़ेंगे, इफरेंट फाइबर्स के बारे में। ये तो थे कुछ तरीके जिनकी वजह से आगे तक जाएगा। अब ये देखें, प्री गैंग्लियंस, पोस्ट गैंग्लियंस और स्मॉल गैंग्लियंस, ये तीनों मिल जाते हैं। जब कभी भी ये टारगेट की तरफ मूव कर रहे होते हैं तो मूव करने से पहले ये आपस में इत्तेहाद करके मिल जाते हैं। ये आपस में जब मिले तो मिलने के बाद क्या बना, कार्डिक फ्लेक्सस, ठीक है। प्री गैंग्लियंस, पोस्ट गैंग्लियंस और स्मॉल गैंग्लियंस, इन तीनों ने मिलकर एक गुच्छा बना लिया। इस गुच्छे को कहते हैं हम कार्डियक फ्लेक्सिस, कार्डियक फ्लेक्सिस का नाम दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कार्डियक फ्लेक्सिस। ये हमारा कार्डियक फ्लेक्स बन गया। अब हमारा नेक्स्ट जो टारगेट है वो कौन सा टॉपिक पॉइंट है, वो है कार्डियक फ्लेक्सिस क्या होता है। कार्डियक फ्लेक्सिस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। जब हम कार्डियक फ्लेक्सिस के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हमें पता चलता है कि जो हमारा हार्ट की नर्व सप्लाई है वो ओवरऑल 2 कार्डियक फ्लेक्सिस पर मुश्तमिल होती है। वो 2 कार्डियक रिफ्लेक्सेस कौन कौन से हैं? उन 2 कार्डियक रिफ्लेक्सेस में एक आता है सुपरफिशियल कार्डियक रिफ्लेक्सेस और दूसरा आता है डीप कार्डियक फ्लेक्सेस। अब हम बारी बारी इन दोनों के बारे में बात करते हैं। ये हमारा टॉपिक कौन सा था, कार्डियक फ्लेक्सिस, कार्डियक फ्लेक्सिस। जब हम कार्डियक फ्लेक्सिस के बारे में बात कर रहे थे तो हमें पता चला कि ये जो कार्डियक रिफ्लेक्सेस हैं ये 2 किस्म के होते हैं। एक होता है डीप कार्डियक फ्लेक्सिस, दूसरा होता है सुपरफिशियल कार्डियक फ्लेक्सिस, ठीक है। अब ये 2 किस्म के कार्डियक फ्लेक्सिस हैं। अब ये पाए कहां जाते हैं? एक्चुअली ये तो नर्व्स के गुच्छे हैं, हार्ट के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन मौजूद कहां पर हैं? इनको लोकेशन के हिसाब से, इनकी लोकेशन को देखने के लिए हमारे पास एक पैमाना मौजूद है जिसको देखकर हम ये जान पाते हैं कि आया कि ये जो गुच्छा मौजूद है ये सुपरफिशियल कार्डियक फ्लेक्सिस का है या डीप कार्डियक फ्लेक्सिस का है। उसको कैसे पता चलेगा? उसको समझने के लिए हमारे पास एओर्टा, ये जो एओर्टा मौजूद होता है हमारे हार्ट में, ये एक पैमाना है। पैमाना कैसे है? ये एओर्टा के साथ यहां पर पल्मोनरी ट्रंक मौजूद होता है। ये एओर्टा था, ये था पल्मोनरी ट्रंक। पल्मोनरी ट्रंक और एओर्टा को आपस में जोड़े हुआ था एक लिगामेंट। उस लिगामेंट को हम कहते हैं लिगमेंटम आर्टेरियसम। उस लिगामेंट का क्या नाम था? लिगमेंटम आर्टेरियसम। इस लिगामेंट के साथ यहां पर ये कार्डियक रिफ्लेक्स मौजूद है, ये सुपरफिशियल। अब देखें ये एओर्टा, अगर एओर्टा के हमने देखा हमारे हार्ट के एओर्टा, उसके जो फ्रंट साइड पर एक कार्डियक फ्लेक्स मौजूद था, उस कार्डियक फ्लेक्स को हमने क्या नाम दिया? उसको हमने नाम दिया सुपरफिशियल। सुपरफिशियल का मतलब होता है एंटीरियरली मौजूद होना। एंटीरियरली जो मतलब फ्रंट साइड पे मौजूद है। इसकी फ्रंट साइड पर कौन मौजूद था? कार्डियक सुपरफिशियल कार्डियक फ्लेक्सिस। लेकिन अगर हम इस एओर्टा को आगे से हटा दें
क्योंकि सामने से हमें नजर नहीं आएगा, सामने से हमें सुपरफिशियल कार्डियक फ्लक्स नजर आएगा। अगर हम इसको यहाँ से रिमूव करते हैं तो इसको रिमूव करने से या वहां से इसको हटाने से हमें एक चीज नजर आई वहां पर, वो थी बाइफरेशन ऑफ ट्रैकिया। ये एओर्टा, इसके बिल्कुल बैक साइड पर क्या मौजूद थी, बाइफरेशन ऑफ ट्रैकिया, मतलब जहां से ट्रैकिया दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना, वो इस एओर्टा के बिल्कुल बैक साइड पर मौजूद था। इस कार्डिक बाइफरेशन ऑफ ट्रैकिया, इसके ऊपर, इसके पीछे, एओर्टा के पीछे और ट्रैकिया के फ्रंट साइड पर वहां पर मौजूद था एक नर्व्स का गुच्छा। इस नर्व्स के गुच्छे को हम कहते हैं डीप कार्डिक फ्लैक्सेस। तो ये तो थे दो किस्म के हमारे कार्डिक फ्लैक्सेस जो के नर्व्स को कलेक्ट करते हैं, जो कि हमने पहले पढ़ा कि कैसे मूव करती हैं। वो गैंग्लियंस, फाइबर्स आपस में मिलते हैं, मिलने के बाद एक गुच्छा बनाते हैं, उन गुच्छों को हम कार्डिक फ्लैक्सेस कहते हैं। और हमारे हार्ट में दो कार्डिक फ्लैक्सेस हैं, सुपरफिशियल कार्डिक फ्लैक्सेस और डीप कार्डिक फ्लैक्सेस। अब हम इनके बारे में डिटेल्स के साथ पढ़ते हैं कि इन डीप कार्डिक फ्लैक्सेस के कौन से पार्ट हैं और सुपरफिशियल कार्डिक फ्लैक्सेस के कौन कौन से पार्ट हैं। जब हम इनके पार्ट्स के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हमें एक चीज का इल्म होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि जो कार्डिक फ्लैक्सेस हैं, हमारे पास दो किस्म की आर्टरीज, दो किस्म की सिस्टम मौजूद है। मतलब देखें ना, नर्व सप्लाई है, राइट साइड के लिए भी होती है, लेफ्ट साइड के लिए भी होती है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं बारी बारी इनके कंपोनेंट्स के बारे में। पहले हम सबसे पहले बात करेंगे सुपरफिशियल कार्डियक फ्लैक्सेस। जब हम सुपरफिशियल कार्डियक फ्लैक्सेस के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हमें पता चलता है कि इसके जो दो मेन कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, ये दो इसके पार्ट मौजूद हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। अब जो सिंपैथेटिक है उसमें इसका कौन सा पार्ट मौजूद है, उसमें इसका सुपीरियर सर्वाइकल ब्रांच। अगर हम देखें, हम इसको एक डायग्राम के जरिए जानते हैं। ये हमारे पास कुछ गैंग्लियंस मौजूद हैं, ठीक है, ये गैंग्लियंस, ये है सर्वाइकल, तीन गैंग्लियंस, ये तीन नर्व्स हैं। एक को कहते हैं सुपीरियर, दूसरी को कहते हैं मिडल, तीसरी को कहते हैं इंफीरियर। ये तो थे सर्वाइकल पार्ट के। इसके साथ यहां पर कुछ मौजूद होते हैं थोरेसिक पार्ट के गैंग्लियंस। एक को कहते हैं T1, T2, T3, T4, T5। इसी तरह ये तो थे लेफ्ट साइड के, इसी तरह राइट साइड पर भी मौजूद होते हैं तीन गैंग्लियन, सुपीरियर, मिडल, इंफीरियर। इसी तरह ये यहां पर भी गैंग्लियंस मौजूद हैं थोरेसिक रीजन के, T1, T2, T3, T4 और T5, ये थे। अब हमने बात करनी है सुपरफिशियल कार्डिक फ्लैक्सेस की। ये कार्डिक फ्लैक्सेस, अब हमें पता क्या चला कि ये जो लेफ्ट साइड है, सिर्फ लेफ्ट साइड के ये जो सुपीरियर, ये वाला पार्ट यहां पर आएगा, ठीक है, और इसके साथ ये यहां पर मौजूद होती है वेगस नर्व, ठीक है। वेगस नर्व के भी आगे तीन गैंग्लियंस होते हैं। वेगस नर्व के कितने गैंग्लियंस होते हैं, तीन गैंग्लियंस, सुपीरियर, मिडल, इंफीरियर। जो ये मिडिल गैंग्लियंस था, इसको हमने लेरेंजियल नर्व का नाम दिया था। तो इसका ये जो लेरेंजियल नर्व है, ये यहां पर मूव करके आकर सुपरफिशियल कार्डियक फ्लैक्सेस बनाएगा। समझ लगी यहां तक? ये तो था हमारा सुपरफिशियल कार्डियक फ्लैक्सेस के बारे में। अब हम बात करते हैं डीप कार्डियक फ्लैक्सेस के बारे में। जब हम बात करते हैं डीप कार्डियक फ्लैक्सेस, ठीक है, जिस तरह सुपरफिशियल कार्डियक फ्लैक्सेस में दो पार्ट थे, सिंपैथेटिक और
पैरासिम्पैथेटिक। इसी तरह डीप कार्डियक फ्लेक्सेस में भी दो ही पार्ट होते हैं, दो ही कंपोनेंट्स होते हैं जिनसे मिलकर ये बना होता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। लेकिन एक चीज का बहुत ज्यादा डिफरेंस है, डीप कार्डियक फ्लेक्सेस बहुत ही बड़ी होती है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है। इसमें पर हमने देखा कि सिर्फ दो ही नर्व्स मौजूद थी, ये सिर्फ दो नर्व्स पर मुश्तमिल था। एक थी वेगस की नर्व जो कि मीडियल गैंग्लियन से आ रही थी, और एक थी सर्वाइकल पार्ट की जो कि ये सुपीरियर सर्वाइकल की थी। वो आकर इसने क्या किया, सुपरफिशियल कार्डियक फ्लेक्स बनाया। लेकिन इन द केस ऑफ deep cardiac flexes, there are many types of ganglions, there are many types of nerves that collectively make the deep cardiac flexes. I am going to tell about which are the parts, which are the nerves that are included, that are the components of the deep cardiac flexes. तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें we can see in the superficial cardiac flexus only the left part of the nerves was included, but in the case of deep cardiac flexus both sides, right side and left side, both sides are collectively, both दोनों साइडों से जो नर्व्स हैं वो मिलकर डीप कार्डियक फ्लेक्सस को बनाएंगे। अब हम इसको डिस्कस करते हैं। तो जब हमने डिस्कस किया तो हमें पता चला कि ये जो डीप कार्डियक फ्लेक्स था इसमें दो पार्ट्स, एक था सिंपैथेटिक, दूसरा था पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, अब जब हमने देखा पैरासिम्पैथेटिक के बारे में, जब मैंने सिंपैथेटिक का देखा तो इसमें था एक सर्वाइकल पार्ट, दूसरा था थोरैसिक पार्ट। सिंपैथेटिक में सर्वाइकल में 3 गैंग्लियंस थे, सुपीरियर, मिडल, इंफीरियर। थोरैसिक में क्या थे, T1 से T4 तक। ये देखें, ये था सर्वाइकल पार्ट, ये था थोरैसिक पार्ट। इसमें कौन से मौजूद हैं, तीनों सर्वाइकल के और 5 थोरैसिक पार्ट के। ठीक है, इसके अलावा जो पैरासिम्पैथेटिक है, पैरासिम्पैथेटिक में आता है सिर्फ और सिर्फ वेगस नर्व। जब हमने वेगस नर्व की बात की तो वेगस नर्व में लेफ्ट साइड की वेगस नर्व भी, राइट साइड की वेगस नर्व भी, और ये देखिए ये वेगस नर्व, ये मौजूद होती है वेगस नर्व, ये यहां पर। ठीक हो गया। अब हमने बनाना कौन सा है, डीप कार्डियक फ्लेक्सस। होता क्या है इस केस में, ये यहां से भी नर्व आएगी, ये भी यहां पर आ रही है, ये भी आ रही है, ये सारी कलेक्शन मिलकर यहां पर आ गई। इसी तरह ये तीनों मिलकर यहां पर आ गई, ये 5 मिलकर इसमें आ गई। इसी तरह वेगस नर्व की भी मिलकर इसमें आ गई। हमने क्या देखा कि इसमें 3 सर्वाइकल की नर्व्स, 3 सर्वाइकल के गैंग्लियंस, 5 थोरैसिक के गैंग्लियंस, 3 राइट वेगस नर्व के गैंग्लियंस, 3 लेफ्ट वेगस नर्व के गैंग्लियंस। टोटल कितने बन गए, 12 से 13 गैंग्लियंस ने मिलकर क्या बनाया, डीप कार्डियक फ्लेक्सस। ये तो था हमारे कंपोनेंट्स भी हो गए और कार्डियक फ्लेक्सस भी हो गए। तो आगे हम इनके बारे में बात करते हैं कि इनका फंक्शंस क्या था, इनका इफेक्ट क्या था हार्ट पर, इन्होंने कैसे इफेक्ट किया, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अब इन नर्व्स का इफेक्ट के बारे में जब हम डिस्कस कर रहे होते हैं तो हमने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में, पैरासिम्पैथेटिक पार्ट में। ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे के बिल्कुल एंटी होते हैं। सिंपैथेटिक का काम क्या होता है, इसने हार्ट रेट को इंक्रीज करना है, हार्ट रेट के साथ साथ इसने कार्डियक आउटपुट को भी इंक्रीज करना है। ठीक है, तीसरा इसका इफेक्ट क्या होता है, इसने जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं उनकी क्या करानी होती है, डायलेशन।
जब कोरोनरी आर्टरीज की डायलेशन होगी तो जो आर्टरीज का ल्यूमेन होगा वो इंक्रीज होगा। जब ल्यूमेन इंक्रीज होता है तो हार्ट रेट बढ़ती है, कार्डियक आउटपुट भी बढ़ता है। लेकिन जब हम बात करते हैं पैरासिम्पैथेटिक की, तो पैरासिम्पैथेटिक का काम क्या होता है? हार्ट रेट को डिक्रीज करना, कार्डियक आउटपुट को डिक्रीज करना, और जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं उनकी कॉन्ट्रिक्शन करवाना, उनकी कंस्ट्रिक्शन करवाता है। जब कंस्ट्रिक्शन करवाता है तो होता क्या है, जो ल्यूमेन होता है वो डिक्रीज हो जाता है। ल्यूमेन डिक्रीज होगा तो क्या होगा? कार्डियक आउटपुट भी ऑटोमेटिक डिक्रीज होगी। कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हुई तो हार्ट रेट भी डिक्रीज हो गया। तो ये तो था इसका इफेक्ट क्या होता है हमारे हार्ट पर। इसके बाद हमारा एक लास्ट पॉइंट जो स्किप हो गया था, जो हमने डिस्कस करना है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट और हमारे क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है विसरल इफरेंट नर्व्स के बारे में। व्हाट आर द इफरेंट विसरल नर्व्स? जब भी हम हार्ट को देखते हैं, जब भी हम हार्ट को देखते हैं, तो जब हम हार्ट को देख रहे होते हैं तो हमें पता चलता है कि वहां से एक नर्व निकल रही होती है। एक नर्व निकलती है किधर को? सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ जा रही होती है। एक्चुअली एफरेंट का मतलब दो किस्म के होते हैं, एफरेंट और एफरेंट। एक का मतलब होता है ले जाने वाली, एक होता है ले आने वाली। ये है ए वाली एफरेंट। इसका मतलब है हार्ट से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ जो नर्व जा रही है। दूसरे केसेस में क्या होता है कि हमेशा नर्वस सिस्टम से ही दूसरे ऑर्गन्स तक नर्व्स निकलती हैं। उनको हम सिंपल नर्व कौन से दे देते हैं? उनको हम नाम दे देते हैं सिंपल नर्व्स के बारे में। वेगस नर्व हो सकती है, सर्वाइकल नर्व हो सकती है, थोरैसिक नर्व हो सकती है। लेकिन जो हार्ट से लंग्स की तरफ पैगाम लेकर जाती है कि भाई मुझे यहाँ पर एक मसला क्रिएट हो गया है, इस मसले का हल निकालो, उस नर्व को हम क्या कौन सा नाम देते हैं? विसरल इफरेंट नर्व का नाम देते हैं। तो हमने यहां पर डिस्कस करना है विसरल इफरेंट नर्व का। ठीक है, जब हम विसरल इफरेंट नर्व के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हमें पता चलता है भी ये भी भाई दो किस्म की होती है। ये भी पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक किस्म की होती है। जब हमने बात किया कि भाई इसमें पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक का क्या रोल हो गया, तो हमने देखा कि जब हमने इसके पैरासिम्पैथेटिक की बात की, जब हमने इसके पैरासिम्पैथेटिक पार्ट की बात की, तो हमें पता चला भाई ये तो वेगस नर्व की, जो वेगस नर्व के साथ साथ एक वेगस नर्व का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हार्ट की तरफ आ रही है वो वेगस नर्व, लेकिन इस वेगस नर्व के साथ साथ एक जो बैक की तरफ मूव कर रही है उसको, उस नर्व को क्या नाम देते हैं? हमने क्या देखा पैरासिम्पैथेटिक पार्ट में? हमने देखा कि ब्रेन स्टेम, हमने देखा ये है ब्रेन स्टेम। ठीक है, ब्रेन स्टेम का ये था 10th न्यूक्लाई। यहां से वेगस नर्व निकली, ये है वेगस नर्व। वेगस नर्व निकली, एक्चुअली ये थी क्या? प्रीगैंग्लियोनिक। प्रीगैंग्लियोनिक हार्ट तक पहुंची, यहां पर इसका रिले हुआ, रिले होने के बाद ये पोस्ट गैंग्लियोनिक बन गई। पोस्ट गैंग्लियोनिक बनने के बाद यहां पर ये पहुंची कहां पर? जहां पर कोई भी अबनॉर्मेलिटी आई थी। अबनॉर्मेलिटी कौन सी आई है वो हम आगे डिस्कस करते हैं। जब यहां तक पहुंची तो यहां से एक नर्व निकल रही थी इस तरफ। ये तो था सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हार्ट की तरफ जा रही थी वेगस नर्व, लेकिन जो हार्ट से वेगस, जो हार्ट से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ आ रही है, इसको हम कहते हैं एफरेंट नर्व। ये तो था पैरासिम्पैथेटिक। अब हम बात करते हैं सिंपैथेटिक की। जब हमने सिंपैथेटिक की बात की तो हमें पता चला कि सिंपैथेटिक में विसरल नर्व आती हैं, थोरैसिक नर्व भी आती हैं। अब ये थोरैसिक और विसरल नर्व कहां पर मौजूद है? ये तो था ब्रेन स्टेम में मौजूद। वेगस नर्व तो निकलती कहां से? ब्रेन स्टेम से। लेकिन जो होती हैं सर्वाइकल नर्व और थोरैसिक नर्व, ये असल में जो होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड,
ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड मौजूद है। ठीक है, इस स्पाइनल कॉर्ड में ये रीजन जो होता है ये होता है टी रीजन, ये होता है लंबर रीजन। ठीक है, ये T1 से T4 आ गया, ये लंबर रीजन। ठीक है, अब हमने बात करनी है इसकी। अब हमने पहले डिस्कस किया, जब हमने कार्डियक फ्लेक्सिस के बारे में बात की थी, तो हमने देखा था कि वहां पर 3 मौजूद होती हैं सर्वाइकल नर्व्स, 3 सर्वाइकल गैंग्लियंस, 5 मौजूद होते हैं कौन से थोरैसिक गैंग्लियंस। अब इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है यहां से नर्व्स हार्ट की तरफ लेकर आते हैं। ठीक है, अब इनको पैगाम कहां से आता है? इनको पैगाम इस रीजन से आता है। यही सबसे इंपॉर्टेंट सेंट्रल रोल्स हैं, इनको कंट्रोल कर रही है ये, इसको भी कंट्रोल कर रही है, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको, इसको, इसको। ठीक है, ये आ रही है नर्व्स। ये कौन सी है? ये ऊपर आ गई सर्वाइकल नर्व्स, ये है सर्वाइकल नर्व्स, ये है थोरैसिक नर्व्स, थोरैसिक नर्व्स। अब एक्चुअली इनको कंट्रोल कौन कर रहा है? इनको बेसिकली कंट्रोल ये वाला पार्ट कर रहा है, टी रीजन। ये टी रीजन ही इनको इनिशिएट करता है। जो भी हो जाए, इन्होंने इस टी रीजन जो थोरैसिक रीजन है, उसी ने इन गैंग्लियंस को एक्टिवेट करना होता है। एक्टिवेट करके नर्व्स को कहां पहुंचा रही है? हार्ट पर। अब होता क्या है कि ये जो एफरेंट नर्व कैसे बनती है? ये था हार्ट का एक पार्ट। सपोज दैट ये कोरोनरी आर्टरी थी, यहां पर होगी ऑब्स्ट्रक्शन हो गई। ऑब्स्ट्रक्शन के नतीजे में क्या हुआ? एक्सकीमिया हो गया। एक्सकीमिया होने के नतीजे में क्या हुआ? पेन स्टार्ट हो गई। अब जब पेन हुई, हाँ एक पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट स्किप हो गया कि जो वेगस नर्व है ये पेन रिसेप्टर नहीं है। पेन रिसेप्टर यहां पर मौजूद नहीं होती। पेन रिसेप्टर मौजूद किस में होते हैं? सिंपैथेटिक रीजन में। पैरासिम्पैथेटिक में पेन के कोई रिसेप्टर नहीं है। यहां से जब पेन स्टार्ट हुई तो यहां से एक नर्व निकली, ये नर्व मूव करके कहां पर गई? थोरैसिक रीजन में। इस नर्व्स को हमने नाम दिया, इस नर्व को हमने इफरेंट नर्व का नाम दिया। ये तो था इफरेंट नर्व। अब इफरेंट नर्व जो जिसको हम सेंसरी नर्व का नाम देते हैं, इसको हम सेंसरी नर्व क्यों कहते हैं? देखिए, ये पेन स्टार्ट हुई, सेंसरी नर्व को होता है सेंस, जो होता है ऑब्जर्व करना। सपोज दैट यहां पर मुझे जलन फील हुई, जलन के नतीजे में जो मुझे पेन हुई या जो भी मेरे एहसास थे, वो जो सेंस क्रिएट हुई मेरी, हॉट है या कोल्ड है, तो उसको ब्रेन तक पहुंचाने के लिए एक जो होता है पैगाम रिसेप्टर होता है, जो पैगाम लेके जाता है, उसको हम कहते हैं इफरेंट नर्व। तो इफरेंट नर्व में यहाँ से पेन स्टार्ट हुई, एक्सकीमिया हुआ, पेन स्टार्ट हुई, तो इसने पैगाम कहां पर भेज दिया? इस नर्व्स के जरिए ब्रेन तक, स्पाइनल कॉर्ड में पैगाम भेजा। अब जो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो सबसे ज्यादा पेपर्स में पूछा गया है, वो कहते हैं कि जब कोरोनरी आर्टरीज में एक्सकीमिया होता है, ठीक है, एक्सकीमिया होता है या रिकरेंट पेन होती है, तो ये हमारी जो लेफ्ट बाजू है, इसके इंटीरियर बॉर्डर की तरफ मूव क्यों करती है? ये हमारा हार्ट था, यहाँ पर पेन हुई, ये पेन जो है ये इधर मिडियल बॉर्डर ऑफ द राइट लेफ्ट हैंड यहाँ पर मूव क्यों हुई? तो इसका जवाब ये होता है कि जो हमारी T1 है, जो हमारी T1 है, इसको हम ब्रेकियल नर्व का नाम देते हैं। जो ये हमारा इंटीरियर बॉर्डर ऑफ द राइट हैंड है, इट इज आल्सो सप्लाइड बाय T1। all the movements all the part of the medial border of the left hand is supplied by T1. That's why this T1 is also called a brachial nerve. तो ये देखें, इस पेन को भी एक्सेप्ट यही T1 कर रही है। अगर यहाँ पर पेन हुई तो ये जो सेंसरी नर्व थी वो कहां पर पहुंची? इस T1 पर। अब T1 जो थी वो इस मीडियल बॉर्डर को भी कंट्रोल कर रही है। अगर एक नर्व, दोनों को सेम नर्व सप्लाई कर रही है, अगर दर्द एक नर्व फील कर रही है तो दूसरी भी ऑटोमेटिक ही फील करेगी, क्योंकि दोनों एक ही पार्ट, एक ही सिस्टम का हिस्सा है, एक ही नर्व का हिस्सा है। यही वजह है कि जब पेन इस पार्ट में होती है जिसको एक्सेप्ट T1 कर रही होती है, तो वो जो पेन होती है वो हमारी लेफ्ट हैंड की तरफ मूव करती है।
ये तो था हमारा नर्वस सिस्टम जो कि हमने डिस्कस किया, जिसमें हमने इसके टारगेट्स के बारे में पढ़ा। टारगेट्स में हमने पढ़ा कि कोरोनरी आर्टरीज, कार्डियक मसल्स, कंडक्टिंग सिस्टम, फिर इसके हमने सोर्सेज के बारे में पढ़ा, फिर हमने कैसे इसको सप्लाई किया जाता है वो पढ़ा, फिर हमने कार्डियक फ्लेक्सेस के बारे में पढ़ा कि दो किस्म के कार्डियक फ्लेक्सेस होते हैं, डीप कार्डियक फ्लेक्सेस, सुपरफिशियल कार्डियक फ्लेक्सेस। उसके बाद हमने पढ़ा कि ये जो कार्डियक फ्लेक्सेस हैं इनके बाद जो इनका पैगाम आगे ब्रेन तक कौन ले जाता है, वो ये विसरल एफरेंट नर्व्स के बारे में पढ़ा। उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने कोई भी पॉइंट गेन किया है, अगर कुछ भी नॉलेज गेन किया है, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में अराइज हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं और आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच।